Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discussed about the magnetic intensity, magnetization field, magnetic susceptibility and classification of the magnetic substances। तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चुंबकीय पदार्थों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है और इसके साथ चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रवृत्ति और इनमें संबंध क्या होते हैं, इनके बारे में तो देखते हैं। सबसे पहले कि चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तीव्रता, इसी से निकालेंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता, ये क्या होती है? इसको स्मॉल m भी लिखते हैं या I भी लिखते हैं। ये होता है m/v। ये चुंबकीय आघूर्ण है और ये आयतन है, यानी एकांक आयतन पर चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ओके, the value of magnetic moment in per unit volume is called magnetic intensity. It's denoted by small m or I। ठीक है, यूनिट हो जाएगा, देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा एम्पियर पर मीटर और इसकी डायमेंशन हो जाएगी AL-1। ठीक है, ये हो जाएगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो आइए अब डिस्कस करते हैं मैग्नेटाइजेशन फील्ड, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटाइजेशन फील्ड या मैग्नेटाइजेशन फील्ड। ये क्या होता है? H होता है V0/μ0। ठीक है ना, यानी चुंबकीय प्रेरण जो होता है ये क्या है? वायु या निर्वात में चुंबकशीलता। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, तथा चुंबकशीलता, वायु में चुंबकशीलता के अनुपात को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड magnetic permeability in the free space is called magnetization field। ये हो जाएगा H = V0/μ0, या इसी में ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता क्या होती है? चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो ये होता है μ की जो वैल्यू होगी वो V0/H होगी, या आप इसको आप सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं V/H। जब एयर में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं μ0 = V0/H। तो देखिएगा म्यू क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा Weber/एम्पियर मीटर, या इसी को बोलते हैं हेनरी पर मीटर, ये होता है। और इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL² T-3 A-, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसी से अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? μR = μ/μ0, यानी किसी माध्यम में चुंबकशीलता और वायु में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। द रेशियो ऑफ permeability in the medium and permeability in the free space is called relative permeability, या सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं
कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम की जो चुंबकशीलता होती है उसे आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इक्वल हो जाएगी म्यू, ये आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू मीडियम अपॉन, ठीक है ना। अब देखिएगा चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये होती है जाइम इक्वल टू आई अपॉन एच की इक्वल होती है। ठीक है ना, आई क्या थी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एच का था मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन फील्ड। तो ध्यान रखिएगा द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यानी ये जो था चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं और इसे जाइम से डिनोट करते हैं। तो ये आ जाएगा। ठीक, अब हम इसमें रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड जाइम। तो देखिएगा मान लेते हैं कि जैसे ये कोई कॉइल है, सोलेनॉइड है और इस तरीके से इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसमेम एयर की वजह से बी नॉट और मीडियम की वजह से बी एम होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी नॉट प्लस बी एम। ठीक है, इसमें जब इनकी वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा where B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई और बी एम इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे आ जाएगा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाइम या जाइम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से म्यू आर और जाइम में रिलेशन आ जाएगा। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी ताप या क्यूरी नियम। पहले हम क्यूरी लॉ डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यूरी के अनुसार जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या जनरली देखें तो जाइम इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, और ये टी सी जो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रांतिक ताप होता है। तो ऐसे रिलेशन आता है। ठीक है ना, तो ये है क्यूरी नियम, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है पदार्थ के, या जाइम की वैल्यू सी अपॉन टी माइनस टी सी, और ये सी है क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है ना, अब इसी क्रम में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। तो ये वो टेम्परेचर है T, ठीक है ना, या क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर बोल सकते हैं, कि जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय और इसके ऊपर अगर T की वैल्यू है लेस देन TC है और ग्रेटर देन TC है, तो ये अणुचुंबकीय हो जाएगा। यानी वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा ऊपर अणुचुंबकीय हो जाता है या बदल जाता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। टेम्परेचर अंडर विच अ सब्सटेंस अ मटेरियल विल बी अ फेरोमैग्नेटिक एंड अपर विच द सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा ऊपर अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है ना, चलिए हम कुछ क्यूरी ताप लिखते हैं, जैसे तत्व हैं और एलिमेंट और इनके क्यूरी टेम्परेचर।
ठीक है ना, केल्विन में। तो देखिएगा कोबाल्ट है, आयरन है, Fe2O3 है, निकेल है और गैडोलीनियम है, ये। तो इसके लिए 1394 डिग्री के 1394 केल्विन है और इसके लिए 1043 केल्विन है। ये 893, 631 एंड 317 ये इनके क्यूरी टेम्परेचर है। ध्यान रखिएगा ये केल्विन में है, चाहे तो आप इनमें 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके ये क्यूरी टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। आइए अब हम इसी के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि शैथिल्यता क्या होती है। हाइस्टेरिसिस, शैथिल्यता, ठीक है ना। हाइस्टेरिसिस होती है कि जब बी और एच में कर्व ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ध्यान दीजिएगा ये इस तरह का कर्व आता है। तो ये होती है सैचुरेशन कंडीशन, संतृप्त अवस्था। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो इनकी वैल्यू होती है ये जो 1.5 टेस्ला होती है और यहाँ पर जो वैल्यू होती है 90 एम्पियर पर मीटर ये होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ये रिटेंटिविटी, धारणशीलता बोलते हैं। देखिए यहाँ पर H की वैल्यू 0 है लेकिन B की वैल्यू 0 नहीं है, यानी B की वैल्यू कितनी है 1.5 टेस्ला। ऐसी स्थिति को रिटेंटिविटी यानी धारणशीलता कहते हैं। और जहाँ ये वैल्यू यहाँ पर आ जाए, यानी अब यहाँ पर B की वैल्यू 0, H की वैल्यू 0 नहीं है, यानी H की वैल्यू 90 एम्पियर पर मीटर होती है, ठीक है ना। तो इस जगह को हम कोएर्सिविटी बोलते हैं, ठीक है, निग्राहिता ये आ जाएगी। ये स्पेसिफिक कंडीशन है और ये जैसे यहाँ पर आता है पुनः सैचुरेशन अवस्था में फिर से अपने कर्व को फॉलो करता है। मतलब ये होता है कि इसमें कोई जैसे पदार्थ हमने परिनालिका के अंदर रखा तो पहले वो विचुंबकित था, लेकिन जैसे जैसे हमने धारा का मान बढ़ाया वो चुंबकित होना प्रारंभ हुआ और अपनी अधिकतम वैल्यू तक पहुंचेगा संतृप्त अवस्था तक। इसके बाद इसको जब आगे बढ़ना बंद हो जाएगा तो विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं तो ये करीब 1.5 ना होकर 1.2 टेस्ला के अप्रॉक्स आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ आएंगी, ये दो इनकी वैल्यू हमने लिख दी कि धारणशीलता और निग्राहिता है और पुनः ऋणात्मक दिशा में अपने अधिकतम पोजीशन पर जाकर संतृप्त अवस्था में आएगा और फिर आगे की ओर बढ़ाने पर ये अपने पहले के ही वक्र को फिर फॉलो करेगा। Initially any substance which is demagnetized, but whenever it placed into the solenoid and flow the some current, then it get start to the magnetization, and whenever its maximum stage, it means the saturation stage, then after that the value of magnetization will be stopped, and whenever it come back in back direction, then such a condition be created like retentivity and coercivity, okay. And in the negative direction, whenever it come at the saturation state, after that whenever it carrying in forward direction, that we follow the same curve just like before. So this is the known as the ये शिथिलता बोलेंगे इसको, यानी हाइस्टेरिसिस, okay.